नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डियर लर्नर एकेडमी में, जहां हम पढ़ेंगे 14 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, एसएससी और रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स रिवीजन। आगे बढ़ने से पहले हम बस आपसे इतना कहना चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। आज है 14 अगस्त। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज तारीख है कितनी, 14 अगस्त। और हम 14 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हमारे चैनल का नाम है, यानी आपके परिवार का नाम है डियर लर्नर एकेडमी। अगर हम बात करें इसमें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यूपीआई ने अगस्त 2016 में कितने वर्ष पूरे किए हैं। ठीक है, तो हमको बताना है कि यूपीआई ने जो है अगस्त 2016 में कितने वर्ष पूरे किए हैं। तो ये पूरा किया है टोटल 10 वर्ष। ठीक है, यूपीआई के टोटल 10 वर्ष हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, यूपीआई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था। ठीक है, हमको बताना है कि यूपीआई पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था आपका कब, 2016 में। कब शुरू किया गया था, 2016 में। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी, तो एग्जैक्ट डेट थी आपकी 11 अप्रैल 2016। ठीक है, इसकी एग्जैक्ट डेट थी। अगर हम बात करें यूपीआई की फुल फॉर्म की, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है। अगर इसके प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको लॉन्च कब किया गया था, 11 अप्रैल 2016 को। इसका विकास किसके द्वारा होता है, एनपीसीआई के द्वारा, एनपीसीआई। ठीक है, इसका विकास किसने किया था, एनपीसीआई ने किया था। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक, एनपीसीआई की फुल फॉर्म की बात पूछे तो क्या कहेगा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। यूपीआई की फुल फॉर्म की बात करें, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगर इसके लॉन्चिंग की डेट की बात करें, यानी पायलट लॉन्चिंग जिस दिन मुख्य रूप से लॉन्च किया गया था, 11 अप्रैल 2016 को। ठीक है, उस समय आरबीआई गवर्नर कौन थे, रघुराम राजन। ठीक, कितने बैंकों ने भाग लिया था, तो आप कहेंगे कि लगभग 21 बैंकों ने भाग लिया था। ठीक है, ये तो हो गया इससे संबंधित पूरा डिटेल। आप यूपीआई के बारे में जान चुके हैं। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की, तो इसका उद्देश्य क्या था, अलग अलग बैंक खातों के बीच मोबाइल के माध्यम से तुरंत और आसान डिजिटल भुगतान की सुविधा देना। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मोबाइल के द्वारा ही आप जो है भुगतान कर सकते थे। ठीक है, आसानी से। ये हो गया यूपीआई के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यूपीआई का विकास मुख्य रूप से किन संस्थाओं द्वारा जुड़ा है। ठीक है, यानी किन संस्थाओं से जुड़ा है। तो हमने अभी अभी ऊपर देखा कि यूपीआई का विकास जो है आरबीआई और एनपीसीआई से जुड़ा है। किससे जुड़ा है, आरबीआई और एनपीसीआई से। तो ऑप्शन इसका सही जवाब होगा आरबीआई और एनपीसीआई। इसके डिटेल की बात हमने ऊपर की आंसर क्वेश्चन में कर ली है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने को रहा नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि यूपीआई किस प्रकार की भुगतान प्रणाली है। ठीक है, हमको बताना है कि यूपीआई किस प्रकार की भुगतान प्रणाली है। तो ये है आपका रियल टाइम इंटर ऑपरेबल डिजिटल भुगतान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, रियल टाइम इंटर ऑपरेबल डिजिटल भुगतान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जुलाई 2026 में यूपीआई ने लगभग कितने लेन देन संसाधित किए। तो जुलाई 2026 की बात करें तो उस समय यूपीआई ने टोटल 2366 करोड़ यानी 2366 करोड़ लेन देन जो है संसाधित किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यूपीआई से संबंधित हालिया संशोधन में एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट का संबंध किससे है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूपीआई संबंधित हालिया संशोधन में एमडीआर का संबंध किससे, एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, मर्चेंट डिस्काउंट रेट की बात कर लें तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह रेट होता है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के बदले मर्चेंट के लेन देन पर लगाया जाता है। ठीक है, यदि मान लीजिए आपने क्या किया, 1000 रुपये का भुगतान किया,
ठीक, मान लीजिए कि आपने 1000 रुपये का किसी कार्ड के द्वारा भुगतान किया और इस पर जो है MDR 1% है, मतलब 1% है, यहाँ पर 1 है। तो आप क्या करेंगे कि आपने 1000 का भुगतान किया और MDR इस पर 1% है, तो व्यापारी को जिसको आपने भुगतान किया होगा उसे कितनी राशि मिलेगी? 990 रुपये, ठीक है। यही होता है MDR। ये 1% क्या होता है, हमने आपको बताया कि यह किस पर लागू होता है। यह वह भुगतान होता है जो लेन देन की प्रक्रिया पर लागू होता है या लगाया जाता है, शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। यह किसको लागू हो किस यह MDR में कौन कौन शामिल हो सकते हैं? जैसे एक्वायरिंग बैंक होता है, ग्राहक का बैंक होता है, पेमेंट नेटवर्क होता है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर होता है, इन सब के ऊपर ये खर्च होता है, यानी 1% वहाँ पर जाएगा। व्यापारी को कितना मिलेगा? 990। आपने कितना पे किया था? 1000। ये बीच का जो 1% है वही क्या है? MDR है, यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी अमेंडमेंट बिल 2026 में AAY लाभार्थी को प्रति व्यक्ति कितने किलोग्राम खाद्यान्न का प्रस्ताव है? तो ये है आपका 7 किलोग्राम, ठीक है। 7 केजी खाद्यान्न का प्रस्ताव है नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल 2026 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रस्तावित संशोधन के अनुसार AAY परिवार के लिए अधिकतम मासिक खाद्यान्न सीमा कितनी है? ठीक है, हमको बताना है कि मासिक खाद्यान्न सीमा इसमें तो ये होगी आपकी 35 केजी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 35 केजी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया क्या? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 2013 में, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू किया गया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हम हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में आपको करंट से संबंधित टॉपिकों को समझाया जाएगा और आपके लिए यहाँ पर हर दिन वीडियो लाया जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कीजिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें आप जो है बता दिया कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या क्या आ गया है? एनएफएसए के तहत प्रायोरिटी हाउस होल्ड को वर्तमान में प्रति व्यक्ति माह कितने खाद्यान्न प्रावधान है? मतलब कि प्रति व्यक्ति को माह में कितने किलोग्राम का खाद्यान्न का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका 5 केजी, ठीक है। ऑप्शन ए 5 केजी इसका सही जवाब है। अब हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं एनएफएसए क्या होता है। एनएफएसए होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ठीक। कब लागू हुआ था? 2013 में लागू हुआ था। तो एनएफएसए होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसका क्या तात्पर्य होता है? एनएफएसए भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है, ठीक। यह लागू हुआ था 5 जुलाई 2013 से, ठीक। 5 जुलाई 2013 से लागू किया गया था। कवरेज की बात करें तो ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% इसको इसने कवर किया है, ठीक। अगर और बात करें हम खाद्यान्न की, तो पात्र लाभार्थी को हमने बताया कि 5 केजी खाद्यान्न प्रति व्यक्ति माह दिया जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये किया गया वस्त्र मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, वस्त्र मंत्रालय, ठीक है। अगर हम बात करें कि यह सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे कि यह हथकरघा यानी हैंडलूम बुनकरों और उनकी कला कहानियों से जुड़ी किसी पहल अभियान या प्रकाशन का नाम है, ठीक है। क्या है? सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम, वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या? सृजन वॉइसेस फ्रॉम द लूम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है किससे? महिला बुनकरों से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, महिला बुनकर, ठीक है, इससे ये संबंधित है। देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर हम बात करें कि सृजन कार्यक्रम में कितने से अधिक महिला बुनकरों की भागीदारी बताई गई है, तो ये बताई गई है 100 से अधिक, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 100 से अधिक। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हिमाचल प्रदेश में हाल ही में किस प्रकार का शीश चर्चा में रहा है? तो ये रहा है विडो एंड ऑर्फन शीश, ठीक है। विडो एंड ऑर्फन शीश जो चर्चा में रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? हिमाचल प्रदेश के विडो एंड ऑर्फन शीश की दर कितनी बताई गई है? तो ये बताई गई है 60 पैसे प्रति लीटर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, 60 पैसे प्रति लीटर। अगर हम बात करें विडो एंड ऑर्फन शीश की, तो ये क्या है? तो यह एक पुराना ब्रिटिश कालीन कर या उपकर था
जिसका उद्देश्य युद्ध या अन्य परिस्थितियों में प्रभावित विधवाओं और अनाथ बच्चों की सहायता के लिए धन एकत्रित करना था। ठीक है, तो ये हो गया इसका मतलब, यानी विडो एंड ऑर्फन्स इसका अर्थ है विधवा और अनाथ उपकर। ठीक, एक लाइन में बात करें, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शीर्ष से संबंधित करों के विभाजन के संदर्भ में महत्वपूर्ण है? ठीक है, तो यह है आर्टिकल 270। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आर्टिकल 270। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है स्प्रीट तेजस एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? ठीक है, तो स्प्रीट जो है तेजस एक्सप्रेस है, यह लखनऊ और नई दिल्ली के बीच चलती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, लखनऊ और नई दिल्ली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है स्प्रीट तेजस एक्सप्रेस का संचालन किस संस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है IRCTC से। ठीक है, IRCTC से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। स्प्रीट तेजस एक्सप्रेस लगभग कितनी दूरी तय करती है? तो आप कहेंगे कि 512 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। स्प्रीट तेजस एक्सप्रेस जो है लगभग 512 किमी की दूरी तय करती है और ये लखनऊ और दिल्ली के बीच चलती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है स्पीड तेजस एक्सप्रेस किस रेलवे जोन की निगरानी में संचालित होती है? तो ये होती है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। ठीक है, इसकी निगरानी में यह संचालित की जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है बेबी रूसा को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो बेबी रूसा को सामान्यतः पिग डियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पिग डियर मतलब सुअर कहते हैं। ठीक है, बेबी रूसा एक जंगली सुअर जैसा दिखने वाला स्तनधारी जीव है जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया में के कुछ द्वीपों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया। ये इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों में पाया जाता है। अगर मुख्य बातें इसके करें तो वैज्ञानिक नाम होगा बेबूरिसा। वंश की प्रजातियां, परिवार इसका है सुअर परिवार। ठीक है, विशेषता इसकी है नर बेबीरूसा के लंबे दांत, कैनाइन ऊपर की ओर बढ़कर मुड़े हुए सींग जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर इसके आवास की बात करें तो इंडोनेशिया के सुलावेसी और आसपास के द्वीपों पर यह पाया जाता है। भोजन की बात करें तो यह फल, पत्तियों, जड़ें और अन्य वनस्पतियों को खाता है। ठीक, ये हो गया बेबीरूसा। बेबीरूसा क्या है? एक प्रकार का सुअर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न फिर वही संबंधित है, यानी बेबी रूसा मुख्यतः किस देश में पाया जाता है? तो हमने अभी आपको बताया कि बेबी रूसा जो है कहाँ पर पाया जाता है? इंडोनेशिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इंडोनेशिया। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि बेबी रूसा की आयुष्यन स्थिति क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? ये वुल्नेरेबल है। ठीक है, वुल्नेरेबल मतलब कि यह संकटग्रस्त प्रजाति है, यानी असुरक्षित है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? वुल्नेरेबल, यानी कह सकते हैं कि यह कभी भी इसकी प्रजाति समाप्त हो सकती है। ठीक, खतरे की ओर बढ़ने वाली प्रजाति है, मतलब खतरे की तरफ संकटग्रस्त प्रजाति है यह मतलब कि अपने आप को हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकती है, इसलिए यह संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न फिर वही संबंधित है, बेबीरूसा किन द्वीपों का स्थानिक जीव है? तो ये है आपका सुलवेसी, टोगियन और सुला और बुरू, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ठीक है, ये यहाँ के द्वीपों का स्थानीय जीव है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और ये सब द्वीप कहाँ पर पाए जाते हैं? इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया के आसपास या इंडोनेशिया में। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है संसद द्वारा किस राज्य का नाम केरला से बदलकर केरलम करने का विधेयक पारित किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि ये ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, यानी केरल को। ठीक है, केरल का नाम जो है केरल से बदलकर केरलम करने का विधेयक पारित किया गया है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि आर्टिकल 3 में है। ठीक है, किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति आर्टिकल 3 में दी गई है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है राज्य का नाम बदलने से संबंधित परिवर्तन संविधान की किस अनुसूची में किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि अनुसूची जो है पहली होती है। ठीक है, पहली अनुसूची में संघ का नाम उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, तो इसी में उसके नाम बदलने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि वन हर्ब वन स्टैंडर्ड पहल किन मंत्रालयों से संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका आयुष और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है हमारा OHOS का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए कि वन हर्ब वन स्टैंडर्ड अभी हमने आपने देखा
वन हर्ब वन स्टैंडर्ड आयुष और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ये आता है, वन हर्ब वन स्टैंडर्ड, ठीक है। OHOS का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है OHOS पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक। हमको बताना है कि OHOS का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है औषधीय पौधों के समान गुणवत्ता मानक बनाना, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, औषधीय पौधों के समान गुणवत्ता मानक बनाना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न है OHOS के पहले चरण में कितने सिंगल हर्ब मोनोग्राफ्स विकसित किए गए थे। तो ये किए गए थे टोटल 50, ठीक है। OHOS के पहले चरण में सिंगल हर्ब मोनोग्राफ्स की बात करें तो 50 विकसित किए गए थे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि पनामा कैनाल यानी पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो ये जोड़ती है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगर बात करें कि पनामा कैनाल किस देश में स्थित है, तो ये पनामा देश में स्थित है, ठीक है। पनामा कैनाल जो है किस देश में स्थित है, पनामा में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। अगला प्रश्न है पनामा कैनाल आधिकारिक रूप से किस वर्ष खुला था। तो ये पनामा जो कैनाल था ये आधिकारिक रूप से 1914 में खुला था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1914। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है क्या पनामा कैनाल का प्रशासन किस संस्था के पास है। तो ये है आपका पनामा कैनाल अथॉरिटी के पास। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, पनामा कैनाल अथॉरिटी के पास पनामा कैनाल का प्रशासन है, ठीक है। चलिए एक नज़र देख लेते हैं पनामा कैनाल पर यानी पनामा नहर पर। तो इसका स्थान कहाँ पर है, पनामा मध्य अमेरिका के पास है, मध्य अमेरिका में पनामा नामक देश है, इसके पास है। यह किसको जोड़ती है, तो आप कहेंगे अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और इसका निर्माण की बात करें तो अमेरिका ने इसे पूरा किया था, 1914 में आधिकारिक रूप से खुली थी। हमने ऊपर प्रश्न में आपको दिखाया था कि 1914 में आधिकारिक रूप से खुली थी। और ये किसको जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इसको अमेरिका ने पूरा करवाया था, ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है 82 किमी है, ठीक है, 82 किलोमीटर है। ये रहा इसके बारे में, ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि नासा के मून बेस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो नासा के मून बेस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानव उपस्थिति स्थापित करना, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास मानव उपस्थिति स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है नासा के मून बेस प्रोग्राम में किस देश को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। तो नासा के मून बेस प्रोग्राम में जो है भारत को आमंत्रित होने के लिए भारत को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न कहता है मून बेस प्रोग्राम में प्रस्तावित अस्थायी आउटपोस्ट कहाँ होगा, ठीक है। तो ये होगा आपका चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का एक प्रमुख महत्व क्या है। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का जो एक प्रमुख महत्व है वह है अस्थायी छाया वाले क्षेत्रों में जल बर्फ की संभावना, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, अस्थायी छाया वाले क्षेत्रों में जल बर्फ की संभावना जो है वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का एक प्रमुख महत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कोलिडम रिवर किस नदी की उत्तरी वितरिका है, ठीक है। तो ये है कावेरी की। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, कावेरी। कोलिडम रिवर जो है कावेरी नदी की उत्तरी वितरिका है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। धीरे धीरे हमने 40 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, अब बस 10 क्वेश्चंस और बचे हैं। तो प्यारे साथियों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट को समझ आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से बस आपसे इतना ही अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुँच सके। हमारे चैनल पर आपको टारगेट सीरीज भी दी जा रही है यूपीएसआई के लिए। अभी कुछ घटना हो गई थी, इसके कारण हम जो है वीडियो नहीं लेकर आ पाए, इसके लिए बहुत ही क्षमा चाहिए हमें आपसे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अब से आपको डेली जो है टारगेट मिलते रहेंगे, उसको फॉलो करते रहिए। यदि आप यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस सी पेट या फिर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। आप इसको जो है मत छोड़िए, ठीक है। इसकी वीडियो को ज़रूर देखिए और आप हमें कमेंट भी करिए कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। कोलिडम रिवर मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है, ठीक, हमको बताना है कोलिडम रिवर जो है मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है। तो ये बहती है आपकी तमिलनाडु में, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में खोजी गई घाटियाना कर्नाटका
किस प्रकार की प्रजाति है, यानी घाटियाना कर्नाटका जो है ये किस प्रकार की प्रजाति है, तो ये है मीठे पानी का केकड़ा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मीठे पानी का केकड़ा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है, घाटियाना कर्नाटका की खोज किस क्षेत्र से हुई, तो ये हुई थी वेस्टर्न घाट से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, घाटियाना कर्नाटका की खोज वेस्टर्न घाट से हुई है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में खोजी गई कैस्काड फ्रॉग की प्रजातियां किस वंश से हैं, ठीक है, यानी किस वंश से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपका एमेलोप्स से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एमोलोप्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अमाचीज कैस्काड फ्रॉग की खोज किस राज्य के जम्पुई हिल्स में हुई है। हमको ये बताना है कि अमाचीज कैस्काड फ्रॉग की खोज किस राज्य के जम्पुई हिल्स में हुई है। ठीक, तो इसका जो सही जवाब होगा आपको बता दें कि ये हुई है त्रिपुरा में। ठीक, त्रिपुरा इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है। ठीक है, हमको बताना है कि ब्लैक नेक्ड क्रेन का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रूस निग्रिकोलिस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ग्रूस निग्रिकोलिस। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है ब्लैक नेक्ड क्रेन की आयुसीएन स्थिति क्या है, तो इसकी आयुसीएन स्थिति है नियर ट्रीटेंडेड। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नियर ट्रीटेंडेड। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है संचार मित्र स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संचार मित्र स्कीम का मुख्य उद्देश्य है युवाओं के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, युवाओं के माध्यम से सुरक्षित डिजिटल व्यवहार के प्रति जागरूकता फैलाना संचार मित्र स्कीम का मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया। संचार मित्र स्कीम का नोडल मंत्रालय कौन सा है, तो संचार मित्र स्कीम का नोडल मंत्रालय है संचार मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, संचार मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, देखते हैं हमारे अगले प्रश्न में क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है और इस सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत ने किस संगठन के साथ प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये है आपका साउथर्न अफ्रीकन कस्टमर यूनियन के साथ, यानी SACU के साथ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, इसके साथ जो है भारत ने प्रीफेरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक, तो ये था आज का आपका सेशन। हमने आज जो है टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही विस्तार से हमने इसको देखा है। कोई भी जो है टॉपिक छूटा नहीं है, हमने कोशिश की है कि सभी टॉपिकों को कवर कर लिया जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे द्वारा चलाए जा रहे टारगेट सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए ताकि आपकी UPSI की जो है तैयारी बहुत ही अच्छी बन सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।